दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर जो ये क्लास चलती है 3 बजे चलती है, जो कि आपको मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर ग्रामीण परिवेश स्पेशल पढ़ने वाले हैं। को अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है राजस्व परिषद। यह राज्य में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य में मालगुजारी से संबंधित सबसे बड़ी संस्था आपकी कौन है, तो ये राजस्व परिषद होता है, ठीक है ना। यह राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण विभाग भी होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि वर्ष 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? इलाहाबाद में। वर्तमान में क्या है, किसका नाम परिवर्तन हो गया है, जो कि आपका प्रयागराज हो गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि यह राजस्व न्यायालय का शीर्ष न्यायालय। याद रखिएगा कि जो राजस्व परिषद है ये राजस्व न्यायालय का शीर्ष आपका न्यायालय है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय उच्च न्यायालय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों पर भी क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अर्थात जो ये निर्णय दे देगा वो निर्णय क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है, निर्णय क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इस परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला दिया गया है कि इसके द्वारा इसके सदस्य प्रायः कमिश्नरों में ही नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राजस्व परिषद के कार्य। तो देखिए राजस्व परिषद के दो महत्वपूर्ण आपके कार्य हैं। एक आपका प्रशासनिक कार्य है, दूसरा आपका यहाँ पर न्यायिक कार्य है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको लगाना है, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर राजस्व परिषद के देखिए राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त जो आपकी मालगुजारी है, भू अभिलेखों का जो आपका रखरखाव है, भूमि अर्जन तथा अन्य देयों की वसूली करना, ये आता है राजस्व परिषद में आता है, ठीक है ना। जबकि न्यायिक कार्यों में जो आपका आता है वो अपीली, निगरानी और पुनर्लोकन आदि आते हैं जो आपके न्यायिक कार्य में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ष आपके 1947 से 48 में राजकीय परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। जो राजकीय परिषद के जो प्रशासनिक कार्य हैं, न्यायिक कार्य हैं, इनको कब अलग किया गया, तो आपके 1947 से 48 में इन्हें अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पूछे कि प्रशासनिक कार्यों का जो मुख्यालय है, तो प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय आपके लखनऊ में है, ठीक है। जबकि न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपके इलाहाबाद में, अर्थात आपके प्रयागराज में है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा हमने लिखा है, ऐसे हमने पीडीएफ बनाया है कि आपको एक बार में पढ़ोगे समझ जाओगे, अर्थात कोई टीचर भी नहीं पढ़ाएगा तभी इस पीडीएफ के माध्यम से आसानी समझ सकते हो। अगला दिया गया है राजस्व परिषद का संगठन। देखिए राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। तो देखिए कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष होगा, 2 प्रशासनिक सदस्य होंगे, 7 यहाँ पर न्यायिक सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त कौन कौन आते हैं, इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व प्राधिकारी इसमें आते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि मंडलायुक्त के सहायतार्थ के लिए अपर मंडलायुक्त आपका है और जिला अधिकारी के सहायतार्थ के लिए अपर जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। किसमें? ये जिला अधिकारी के सहायता के लिए आपके होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राजस्व परिषद के प्रमुख अनुभाग। याद रखिएगा राजस्व परिषद के अनुभाग, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी पढ़ने को, ठीक है ना। तो लखनऊ में स्थित है। याद रखिए राजस्व परिषद का जो अनुभाग है, अर्थात ये कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने अनुभाग हैं, तो आपको बताना है 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के कार्यालय में 2 अनुभाग और भी हैं, ठीक है ना, 2 अनुभाग और भी हैं, वो आपके इलाहाबाद के कार्यालय में आपके हैं। अगला एक अनुभाग दिया होगा, देखो सभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही अनुभाग पढ़ना है। यहाँ पर राजस्व अनुभाग आपका फर्स्ट, जिसमें देखो राजस्व अनुभाग फर्स्ट में क्या होता है, जमींदारी उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना तथा राजस्व ग्रामों के सृजन करना अर्थात बनाना और संपत्ति से संबंधित जो कार्य मिलेंगे वो आपके अनुभाग फर्स्ट में होंगे। अगला है राजस्व जो आपका अनुभाग कौन सा है, 5। इसके अंतर्गत क्या कार्य होते हैं कि प्रदेश में जैसे नए मंडल बनाए जाते हैं, नए जनपद बनाए जाते हैं, नए तहसीलों का सृजन होता है ना, ऐसे जो आपके भवनों का निर्माण होता है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद होते हैं या अंतर प्रांतीय सीमा विवाद होते हैं, इनका निपटारा ये कौन से अनुभाग में होंगे, तो अनुभाग आपके 5 में होंगे, ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है राजस्व अनुभाग आपका 8 है ना, 8 दिया गया है।
यहाँ पर कह रहे यह अनुभाग चकबंदी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकबंदी से संबंधित अनुभाग कौन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राजस्व अनुभाग आपका 9। ठीक है, यह अनुभाग तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि के कार्य और उनकी सेवा नियमावली, अर्थात जो उनकी सेवा है, नियम है, उनका संशोधन है, वो आपके अनुभाग आपके 9 में देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ये जितने भी आपके अधिकारी हैं राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर लेखपाल के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग टेस्ट लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए राजस्व लेखपाल, लेखपाल हल्के खेत का प्रत्येक, देखिए हल्का मतलब क्या होता है, एक छोटा एरिया है, तो लेखपाल हल्के खेत का प्रत्येक लेखा जोखा या अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखा जोखा रखने वाले शासकीय अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, मतलब लेखपाल होता क्या है, राजस्व लेखपाल, तो ये क्या करता है, जो लेखा जोखा होता है वो इसका काम करना होता है, रखना होता है इसका। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि जो लेखपाल होता है एक गांव की जो भूमि है उसका पूर्ण विवरण रखता है, भूमि का पूर्ण विवरण रखता है लेखपाल। ठीक है ना, किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप कैसा था, जो जमीन है वो कैसी है, भूमि का कितना भाग यहाँ पर कह सकते हैं गहनता है निर्धारित है, इन सभी जानकारी लेखपाल के पास ही होती है। ठीक है ना, अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है किसानों के खेत में यहाँ पर कूप क्या है, नलकूप कितने हैं, वृक्षों का आवरण कितना है, निर्धारण ये लेखपाल ही करता है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि जो किसान होते हैं, किसानों के खेत में नलकूप लगा है या वृक्ष लगे हैं, इन सब का निर्धारण लेखपाल ही करता है, रखता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सर आप ईमेल, चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि कृषक के निधन के बाद तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से ही लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण कराता है। अर्थात जब किसी का निधन हो जाता है ना, जब कैसे मान लीजिए उसका निधन हो गया तो वो जमीन अपने अपने सगे संबंधियों या अपने भाइयों या मतलब जिसको भी देना है वो तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से ही ये कह सकते हैं कार्य करवाता है। ठीक है, अगला है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा भी लेखपाल के माध्यम से ही किया जाता है। अगर भूमि के संबंधित विवाद है, इसका निपटारा है, वो आपके लेखपाल के माध्यम से ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि चूंकि लेखपाल के पास क्या होता है, समस्त भूमि का ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, इसलिए इस विवाद को आसानी से सॉल्व कर देता है कौन, लेखपाल कर देता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि विक्रय करता है तो क्रेता के नाम भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात अगर आपके पास जमीन है और अगर आप दूसरे को देते हैं तो भाई लेखपाल का काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उसका हस्तांतरण भी लेखपाल ही करता है। अगला दिया गया है कि लेखपाल के पास अनेक प्रकार की भूमि संबंधी कागजात होते हैं, इन कागजातों के माध्यम से लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि पर नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है लेखपाल के पास खसरा, जिल्द बंदोबस्त, गांव का नक्शा, खतौनी, रोजनामचा, महत्वपूर्ण कागजात लेखपाल के ही पास आपके होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, देखो अगर क्वेश्चन पूछे लेखपाल के संबंध में जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो लेखपाल के संबंध में देखिए उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल के संबंध में उल्लेख करता है। उल्लेख मतलब लेखपाल अपने हलकों में कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि लेखपाल अपने हलके में प्रत्येक गांव का प्रत्येक वर्ष खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करता है। तो याद रखिए लेखपाल कितनी बार जाता है, तो वर्ष में 3 बार जाकर उस खेत का निरीक्षण करता है। कितनी बार, 3 बार। और इस निरीक्षण को बोलते क्या है, तो पड़ताल बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि लेखपाल खेतों में जाकर जो निरीक्षण करता है उसे क्या कहते हैं, इसे पड़ताल कहा जाता है। लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है ना, यही लैंग्वेज आप समझ गए तो लेखपाल आप बन गए। अगला पॉइंट दिया गया है कि पहली पड़ताल, देखिए पहली पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं जो कि 10 अगस्त से प्रारंभ होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पहली पड़ताल कब चालू होती है तो 10 अगस्त को प्रारंभ होती है। ठीक है ना, दूसरी पड़ताल को रवि पड़ताल कहते हैं जो जनवरी से प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल होती है जो कि 1 मई से प्रारंभ होती है। तो ये 3 ऋतुओं के अनुसार 3 आपके अलग अलग के टाइम दे दिए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि पटवारी पद का प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो पटवारी पद का जो प्रारंभ किया गया सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिसमें अकबर के शासन में कुछ सुधार भी किया था। मतलब प्रारंभ जो हो गया था वो आपसे यहाँ पर देख सकते हैं शेर शाह सूरी के समय से, लेकिन क्या हुआ और अच्छा सुधार जो देखने को मिला वो अकबर के शासनकाल में अच्छे से देखने को मिला था, है ना।
अगला पॉइंट दिया गया है कि ब्रिटिश काल में 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त हुए थे। कब? तो 1918 में सभी गांवों में ये सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ये लेखपाल की नियुक्ति 1918 में आपकी हुई थी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लेखपाल का जो पद है ये जो पहले पटवारी हुआ करता था लेकिन वर्तमान में लेखपाल बोलते हैं, ये किसके समय? तो चौधरी चरण सिंह के समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि कृषि वर्ष, ये बताइए कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो कृषि वर्ष प्रारंभ होता है 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक आपका चलता है, याद रखिएगा। इसे फसली वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा कि 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलने वाला जो कृषि वर्ष है इसे फसली वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अमीन नामक जो कर्मचारी होता है ये प्रमुख कार्य भू राजस्व की वसूली करना होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भू राजस्व की वसूली कौन करता है तो ये राजस्व की वसूली कौन करता है? अमीन, है ना, जो 2016 में पेपर हुए थे अमीन के, वही आपके अमीन करते हैं जो आपके भू राजस्व की वसूली करते हैं। ठीक है ना। अगला दिया गया है कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। याद रखिए, अगर खसरा और खतौनी को एक साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकार अभिलेख कहते हैं। याद रखिए, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। जब तहसील की बात कर रहा है वहां पर मेन आपका जो प्रशासनिक अधिकारी होगा वो क्या हो जाएगा? तहसीलदार हो जाएगा। भू कृषि के रिकॉर्ड को समानता, भू कृषि रिकॉर्ड, देखिए भू कृषि के रिकॉर्ड को समानता गिरदावरी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया था कि भू कृषि के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो गिरदावरी कहते हैं, याद रखिए कि गिरदावरी। ठीक है ना। और यह एक प्रकार का फसल सर्वे होता है जो वर्ष में 2 बार होता है। तो याद रखिएगा कि आपकी गिरदावरी वर्ष में 2 बार होता है, जो कि ये क्या होता है? एक फसल सर्वे होता है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लेखपाल के प्रमुख कागजात। लेखपाल के प्रमुख कागजात में देखिए खसरा आपका आया। खसरा यह गांव का प्रमुख रजिस्टर होता है। अगर पूछे गांव का सबसे मेन रजिस्टर कौन है तो आपका खसरा होता है। प्रत्येक गांव का अलग अलग रजिस्टर होता है। खसरा की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन को भी नियमित रूप से इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, खसरा में क्या होता है? खसरा में क्षेत्रफल होता है, जोत के मालिक का नाम होगा, सिंचाई के स्रोत होंगे कि वो नलकूप से करता है या नहर से करता है ना, या जिससे भी करता है, बोई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण भी होता है। खसरा को लेखपाल द्वारा 24 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे जो खसरा होता है, खसरा रोग नहीं है भाई, ये खसरा रोग नहीं है, ये कागजात है। ठीक है ना। तो याद रखिए खसरा को लेखपाल द्वारा कब? तो 24 अप्रैल तक पूर्ण कर दिया जाता है। पूरा ब्यौरा 24 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाता है। अगला दिया है लेखपाल अपने पास 1 वर्ष तक रखता है, अर्थात ये जो आपका खसरा होता है लेखपाल अपने जो खसरा है अपने पास 1 वर्ष तक रखता है। इसके बाद इसे दूसरे वर्ष तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। इसमें कुल आपके 46 कॉलम होते हैं। कितने? 46 कॉलम आपके होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जिल्द बंदोबस्त क्या है, थोड़ा और बचा है, इसके बाद टेस्ट लगाते हैं। जिल्द बंदोबस्त दिया गया है, इसे जनपद स्तर पर तैयार किया जाता था। जो जिल्द बंदोबस्त है ये आपके जनपद स्तर पर तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव की भूमिका क्या होता है? तो आपका मापन होता है। मापन कर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में संपूर्ण विवरण सहित जिल्द बंद कर दी जाती है। विवरण किया गया, संपूर्ण जिल्द बंद को बंद कर दिया गया। अगला दिया गया है इसे ही जिल्द बंदोबस्त कहते हैं। ये परिभाषा आपकी हो गई। इसे राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से कुछ वर्षों के अंतराल पर तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा कुछ वर्षों के अंतराल में इसे तैयार किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गांव का नक्शा। ठीक है, गांव का नक्शा। तो देखो गांव का नक्शा क्या होता है कि लेखपाल के पास संपूर्ण गांव का क्या होता है? नक्शा होता है। इसे गांव में सजरा कहते हैं। याद रखिएगा कि लेखपाल के जो आपका नक्शा होता है संपूर्ण गांव का उसे सजरा कहते हैं। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। सजरा यह कपड़े का बना होता है। किसके? कपड़े का बना होता है, याद रखिएगा। सजरे में गांव की आबादी एवं वन आवरण क्षेत्र को अलग अलग दर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कि वन आवरित नक्शे में तालाब, नलकूप, सरकार सिंचाई के साधन, सस्ते एवं सड़क को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है।
अगला है नक्शा का अनुरक्षण। नक्शा का अनुरक्षण के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का प्रत्येक खेत में जाकर निरीक्षण करता है, ठीक है ना, निरीक्षण करता है। लेखपाल के इस दौरे को पड़ताल कहते हैं, जो कि अभी बोला गया था पड़ताल के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया खतौनी। तो देखो खतौनी में भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान रहता है, अर्थात भूमि का समस्त ब्यौरा विद्यमान होता है खतौनी में। इसे पटवारी या लेखपाल द्वारा 15 नवंबर पूर्ण तैयार कर लिया जाता है। कब? 15 नवंबर के पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। खतौनी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, कोई भी परिवर्तन होता है वो लाल रंग के स्याही से प्रदर्शित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया खतौनी। और यहाँ पर थोड़ा सा और बचा है कि लेखपाल इसे 1 वर्ष बाद रजिस्टर कानूनगो के पास जमा करवा देता है। 6 वर्ष में एक बार मतलब कह सकते हैं 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। खतौनी में कुल 13 कॉलम होते हैं। कितने? 13 कॉलम आपके होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एक किसान भाई भी है और भी आपके हैं। हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। जो थ्योरी है अब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग अब यहाँ पर टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कि आप लोगों को लेखपाल की कितनी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आपके तैयार हैं, कितना आप लोगों ने किताबों से पढ़ा है या कितना आप लोग यहाँ पर तैयारी कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, समाज के ग्रामीण कारीगरों में से कौन लकड़ी के हल का निर्माण करता है? चलिए बताइएगा कि समाज के ग्रामीण कारीगरों में कौन लकड़ी के हल का निर्माण करता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बढ़ई। देखो आपके बढ़ई है, जुलाहा है, कुम्हार है और आपका लोहार। तो इनमें से कौन होते हैं? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बढ़ई। जो आपके लकड़ी के हल का निर्माण करता है वो आपका बढ़ई करता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए इसके आंसर की भी आपकी इसमें साथ दी गई है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? चलिए ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आपका आभूषण है, भूमि है, मकान है और खेत है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी कौन कौन होता है भाई, सभी का जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो देखिए बिल्कुल सही है, आभूषण। ये आभूषण अचल संपत्ति के रूप में आपका नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे वर्ष 1793 में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं हो पाई थी या लागू नहीं की गई थी? नोट करिए और जवाब दीजिएगा कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा या आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बंगाल, अवध, बिहार। यहाँ पर बिहार होगा, ठीक है ना, बिहार। और आपका यहाँ पर उड़ीसा। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है 72 का ऑप्शन ए। इसका भी जवाब क्या ए हो जाएगा? क्या देखो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों में थी, लेकिन आपके अवध प्रांत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आपकी लागू नहीं हो पाई थी अर्थात लागू नहीं हो गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी नंबर राइट बनेगा, जिसका भी जवाब बी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर आपकी लागू हुई थी? जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है ये ब्रिटिश भारत के समय कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? चलिए 12%, 15% या आपका 17% या आपका 19%। चलिए जवाब यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग दे रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। देखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। आपके 19%, कितना? 19% भूभाग पर ही जमींदारी व्यवस्था आपकी लागू हो पाई थी। 19% नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? महलवाड़ी व्यवस्था लागू करने अर्थात कह सकते हैं लागू करने का जो प्रस्ताव लाया था ये कौन थे? यहाँ पर दिया गया है हाल्ट कैंडी, हाल्ट मैकेंजी, रैले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए जितना हम आपको पढ़ा दें बस इतना पढ़ लीजिएगा। लेखपाल आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपके हाल्ट मैकेंजी। कौन थे?
याद रखिए, महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव ये आपके हार्ट मैकेंजी के द्वारा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ये जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं इसी का थ्योरी भी है, ठीक है ना, इसी का पूरा पूरा आपका थ्योरी है। पहले आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चाहे कैसा भी क्वेश्चन मिले उसकी थ्योरी आपको जरूर दी गई है। तो आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा, पूरी कंप्लीट होगी ग्रामीण परिवेश, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हार्ट मैकेंजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तमिलनाडु के बरामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था। चलिए, तमिलनाडु के बराह महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था, कितने वर्षों के लिए, 8, 10, 12, 15, कितना जवाब बनेगा। तो याद रखिएगा ये लागू की गई थी आपके 10 वर्षों के लिए, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था तमिलनाडु के बरामहल में, है ना, बरामहल जो क्षेत्र है वहां पर 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि वर्ष, देखिए वर्ष 1972 में नीति के तहत एक फसल वाली भूमि, सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई थी। अर्थात एक फसल वाली जो सिंचित भूमि है उसमें कितनी भूमि आपकी निर्धारित की गई थी, कितने एकड़ आपकी निर्धारित की गई थी, यहाँ पर बताइएगा। तो याद रखिए ये आपकी 27 एकड़, क्या 27 एकड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, 27 एकड़ भूमि निर्धारित की गई थी, ठीक है ना। ये 1972 जो आपकी नीति आई थी उसके तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, कह रहा आपसे भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि की पैमाइश का जो कार्य करता है ये कौन सा विभाग करता है। चलिए, यहाँ पर दिया है शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंधन विभाग, कौन करता है यहाँ पर बताइएगा, आपका जवाब क्या बनेगा। तो देखिए भूमि की पैमाइश है ना, तो ये कौन करेगा, भू प्रबंधन विभाग, कौन करेगा, भू प्रबंधन विभाग करेगा। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था क्या है। तो अभी हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था और देखा कि थ्योरी में एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी जो संस्था है वो आपकी कौन सी है। चकबंदी परिषद है, राजस्व परिषद है, जिला गजेटियर है, ये सभी क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर देखिए तो जवाब आपका बनेगा कौन सा, सभी का जवाब डी आ रहा है, तो भाई डी कैसे हो जाएगा, डी हो सकता है क्या, डी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी है तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजस्व परिषद। अभी हमने राजस्व परिषद के बारे में डिटेल से बताया था, कितने लोग होते हैं, कैसे हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थ्योरी पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन थ्योरी पढ़ाया है टाइपिंग के माध्यम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पर है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्य दिया गया है, न्यायिक कार्य नहीं दिया गया है। अगर न्यायिक कार्य दिया होता तो आपका आंसर अलग हो जाता है। यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय जो है ये आपकी कहाँ पर है, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या मेरठ। तो बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। तो प्रशासनिक कार्यों का जो मुख्यालय है राजस्व परिषद का वो आपके लखनऊ में है, और न्यायिक कार्यों का जो मुख्यालय है वो आपके प्रयागराज में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था। हमने आपको बताया था कि जो आपके राजस्व परिषद में जो प्रशासनिक आपका है और न्यायिक कार्यालय हैं, है ना, कार्य हैं, इनको अलग किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, जवाब दीजिएगा। अगर आपने थ्योरी को सही से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, अगर आप लोग आपस में बतियाने के चक्कर में नहीं पड़े होंगे तो जवाब 100% सही देने वाले होंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे भी जवाब नहीं दे पाए तो समझिए कि आप लोग बहुत कमजोर हैं, मतलब कोई पढ़ा रहा है तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये तो हमने थ्योरी में अभी अभी पढ़ाया ही है। तो बताइए इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 1947-48 में, 1947-48 को याद रखिएगा कि जैसे भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और आपका क्या यहाँ पर इंडिया, ऐसे थोड़ा बहुत आपको रिलेट करिएगा, आंसर आपको तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया है राजस्व परिषद में अनुभागों की संख्या कितनी है। यह बताइएगा कि राजस्व परिषद में अनुभागों की संख्या जो है कितनी है। यहाँ पर 14, 16, 19 या 20। चलिए यहाँ पर प्रयास अच्छा है, जवाब आ रहा है बी नंबर, और ऑप्शन आपका सी भी आ रहा है।
देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 19 अनुभाग है। हमने आपको बताया भी था अरे जो आपका कह सकते हैं 19 अनुभाग है, जिसमें से हमने आपको अनुभाग के 5वां अनुभाग बताया, 8वां अनुभाग बताया था, 9वां भी बताया था, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। अगर कोई अंतर प्रांतीय सीमा विवाद है तो इसका निपटारा जो करते हैं राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 इनमें से आपको जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनुभाग जो 5 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुभाग आपका 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध बताइए किससे हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है नगर देह भवन निर्माण चकबंदी या अधिकारियों के कार्य। क्या जवाब बनेगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए चकबंदी से हो जाएगा कि अनुभाग 8 का संबंध चकबंदी से आएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना। जो कृषि विपदाएं हैं, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है। ये जो आपका हिस्सा है किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, अनुभाग जो आपका 11 है। अनुभाग 11 में जो आपकी कृषि से संबंधित विपदा होती हैं, विपदाएं आ जाती हैं, उनको इकट्ठा करना राजस्व के अनुभाग नंबर आपकी 11 में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर भूमि का हक है, बोलता है कि ये मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन है, सीमा का नामांकन करना है अर्थात बंटवारे से संबंधित कोई मामला है, ऐसा जो प्रस्तुति होती है ये किसके पास की जाती है। यहाँ पर दिया गया है बीडीओ के पास या डीएम के पास, एसडीएम या ये सभी। क्या जवाब बनेगा, तो देखिए आपके एसडीएम के पास। किसके, एसडीएम। बहुत अच्छे, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। याद रखिएगा कि भूमि हक हो गया, सीमांकन बंटवारा हो गया, और ऐसे जो आपके मामले हैं वो एसडीएम के समक्ष आपके प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ग जवाब आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, भू अभिलेखों का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है। भू अभिलेखों का उत्तरदायित्व किस अधिकारी के पास होता है या किस अधिकारी पर होता है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो चलिए आपका 68 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, 68 का ऑप्शन बनेगा ये जो आपका उत्तरदायित्व होता है भू अभिलेखों का वो आपके डीएम का होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अब भू अभिलेखों का उत्तरदायित्व पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, राजा टोडरमल भूलेख प्राधिकरण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में है। चलिए, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा 689 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, गाजियाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर या हरदोई। तो जवाब क्या बनेगा, तो आपके हरदोई में है। याद रखिएगा राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, आपके हरदोई। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है। ये बताइएगा कौन से वाद हैं जिनका निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आपके किए जाते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक, ये सभी मतलब बिल्कुल सही है। ये सभी आपका जवाब इनमें से आपका बन जाएगा ऑप्शन आपका घ अर्थात आपका डी हो जाएगा। आल आपके यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है, अर्थात उत्तराधिकारी में अर्थात कह सकते हैं मान लो कोई पिता है और अगर अपनी भूमि को देना चाहते हैं तो देंगे तो है ठीक है, लेकिन इसका कह सकते हैं किसके द्वारा होता है। यहाँ पर बताइएगा कि आपका लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनमें से कोई नहीं, तो भाई कोई ना कोई तो होगा ही। अभी हमने बताया था कि आपके जो लेखपाल होता है उसके पास पूरा का पूरा ब्यौरा होता है, तो कभी विवाद हो या कुछ भी हो तो लेखपाल इसके यहाँ पर कह सकते हैं सब कुछ आपका निपटारा या हस्तांतरण किसके द्वारा, तो आपकी लेखपाल के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल के द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है। लेखपाल द्वारा खरीफ पड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है। यहाँ पर आपका 10 अगस्त, 20 अगस्त, 30 अगस्त या किसी भी तिथि को यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या बन जाएगा,
चलिए, तो चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 10 अगस्त जिसका जवाब है, यहाँ पर 10 अगस्त आपका होगा। 10 अगस्त की जाती है, याद रखिए कब, तो आपके 10 अगस्त को, ठीक है ना। मतलब जो खरीफ पड़ताल है वो किस तिथि को प्रारंभ होती है, 10 अगस्त को होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया। अर्थात पहले पटवारी होते थे, बाद में यहाँ पर आपका लेखपाल पद को सृजित किया गया था, तब को बनाया गया था। तो ये आप किसके समय किया गया था, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।